मॉर्निंग स्टूडेंट, ESCC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और कल के हम लोग वीडियो में पढ़े थे कूलम का नियम और कूलम सूत्र। तो कूलम सूत्र हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक F बराबर 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस पर कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आगे वीडियो में पढ़ेंगे, वहाँ समझाने के लिए दिए थे, ठीक है। और एक था F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई का होता है आर। क्लियर है, ए स्क्वायर। तो एक कब जब वायु का या निर्वात का बात कहेगा तब, और एक कब जब किसी माध्यम का बात कहेगा तब, ठीक है। तो कूलम नियतांक के मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला माध्यम की परिधि पर और दूसरा माध्यम पर, ठीक है। तो पहला हम लिख कर डैश दे रहे हैं, पहला माध्यमों की परिधि पर, दूसरा माध्यम पर, ठीक है। तो पहला हम लिख कर डैश दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे मात्रकों की परिधि पर, लिखेंगे पहला नंबर ए डालेंगे ए साई परिधि। कौन परिधि? ए साई परिधि, ठीक है। तो ए साई परिधि में जो हम यूज करेंगे, तो ए साई परिधि में हम देखे थे कि के इक्वल होता है 1/4 एप्सिलॉन के जो होता है 1/4 पाई 4 इंटू इसका 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग देखे थे कल 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस कितना होता है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12 होता है ना बाबू। इसका होता है कूलम ए स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ए इक्वल का हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर 12 हो जाएगा ना, और ये पलट जाएगा तो न्यूटन मीटर ए स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और नीचे गुना जब करेंगे तो हम लोग गुना करने पर आता है क्या मालूम है? गुना करने पर आएगा हम लोग का 111.156, ठीक है। जब इसको डिवाइड करिएगा बाबू तो 0.00899 गुने 10 के पावर आ जाएगा कितना +12, ओके। न्यूटन मीटर ए स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो के इक्वल याद रखिएगा बाबू, तो के इक्वल कितना हो जाएगा 8.99 गुने 10 के पावर -3 गुने 10 के पावर 12 न्यूटन मीटर ए स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो के इक्वल इसको 9 मान सकते हैं ना, तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर ए स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कन्फर्म है? क्लियर है बाबू। तो ए हम लोग का किसका वैल्यू हुआ? मात्रकों की परिधि पर दो बातों पर निर्भर करता है। पहला एसआई परिधि में, तो एसआई परिधि में कोई पूछेगा कि के का मान कितना होता है, तो एसआई परिधि में के का मान जो होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर ए स्क्वायर प्रति कूलम ए स्क्वायर, ठीक है। तो कोई पूछ सकता है कि एसआई परिधि में कूलम नियतांक कितना होता है, तो कूलम नियतांक ए होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि इसको कूलम नियतांक के बराबर इतना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू 9 गुने 10 के पावर का हो जाएगा 9, ठीक है। न्यूटन मीटर ए स्क्वायर प्रति कूलम ए स्क्वायर, यही हुआ, ओके। तो ध्यान रखिएगा जहां भी आएगा एसआई परिधि का बात करेंगे, एसआई परिधि में के का मान इतना होता है, इतना का वैल्यू इतना पुट कर देंगे, ओके। चलिए नंबर भी बात करने वाले हैं सीजीएस परिधि में। सीजीएस परिधि, जब सीजीएस परिधि में हम बात करेंगे इसका बाबू, तो सीजीएस परिधि में ध्यान देना है कि देखिए हम के का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है 9 गुने 10 के पावर 9 और न्यूटन मीटर ए स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए इसी को हम क्या करें सीजीएस में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं बाबू? सीजीएस में। तो ध्यान देने वाला बात है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 इकाई, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 कूलम बराबर सीजीएस में आप लोग पढ़े हैं 3 गुने 10 के पावर 9। कंफर्म? या इसी को स्टेट कूलम बोलते हैं। इसी को हम कौन कूलम बोलेंगे? इसके जहाँ पर हम क्या बोलेंगे? स्टेट कूलम, टी कूलम, स्टेट कूलम, ये ना बोलते हैं बाबू। चलिए, तो जब इसको प्रूफ हल किया जाए तो 9 गुने 10 के पावर 9
9 गुने 10 के पावर 9, क्लियर है। अच्छा, इनटू इसका वैल्यू हो जाएगा 10 के पावर 5 डाइन, डाइन लिखेंगे ना बाबू, डाइन। अच्छा, अगुने यहाँ 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बात का देखिए, सेंटी नीचे है ना, तो नीचे करेंगे तब ऐसे हो जाएगा, यानी ऐसे 1/c² हो जाएगा। और c का वैल्यू कितना, 3 गुने कितना है बाबू, 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम का स्क्वायर, क्लियर है। इतना है ना बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर 9 गुने 10 के पावर 9 और ये 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 4, यहाँ मात्रक जब लिखेंगे तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति एसटी कूलम स्क्वायर, ठीक है। एसटी कूलम स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का बाबू, एसटी कूलम स्क्वायर, ठीक है। ओके, चलिए तो के इक्वल नीचे कितना हो जाएगा, मात्रक नीचे हो जाएगा 3, 9 गुने 10 के पावर 18 हो जाएगा, एसटी कूलम ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा तो के इक्वल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 से 9 कटेगा, 10, 9, 5, 14, 4, 18, 18 निकल जाता है। के इक्वल कितना हो जाएगा 1। याद रखिएगा सीरीज पद्धति में के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कूलम नियतांक जो होता है मात्रकों के दो पद्धतियों पर निर्भर करता है, मात्रकों पर तो मात्रक में दोनों पर एसआई पद्धति और क्या है सीरीज पद्धति, लेकिन हम लोग जास्ती इसको ध्यान देना है, ठीक है इसको, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में हम लोग जास्ती यही वैल्यू पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। जब सीरीज का बात करेंगे तब यूज करेंगे, लेकिन ये दोनों के का कूलम नियतांक जो होता है, एक होता है के बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और एक क्या होता है के बराबर सीरीज में, ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं नंबर 2 माध्यम पर। माध्यम पर चलिए यहाँ पर लिखेंगे डैश देकर, लेकिन निर्वात या वायु में कूलम बल, तो निर्वात वायु में कूलम बल Fa हो तो Fa इक्वल, ए मतलब एयर हो जाएगा, ए मतलब एयर वही हुआ इंग्लिश में, तो 1/4πε0 Q1 Q2 क्या होता है R स्क्वायर, क्या हो जाएगा R स्क्वायर, क्लियर है। समीकरण का मान लिए वही, ओके। अच्छा, अब लिखिएगा माध्यम में कूलम बल Fm हो तो किसी माध्यम में कूलम बल Fm हो तो Fm इक्वल 1/4πε0 R Q1 Q2 का बन जाएगा R स्क्वायर, इक्वेशन का हो जाएगा, क्लियर है, कंफर्म। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड जब इक्वेशन 2 का बात किया जाएगा तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, F/Fm हो जाएगा, मीडियम मतलब माध्यम का है ना, 1/4πε0 Q1 Q2 का बन जाएगा R स्क्वायर, Q1 Q2 का बन जाएगा R स्क्वायर, ओके। Q1 Q2 का हो जाएगा R स्क्वायर, माध्यम का बात किया गया है, एप्सिलॉन नॉट को हम हटा दे रहे हैं, एप्सिलॉन R से हो जाएगा जब माध्यम का बात करेंगे तो, ठीक है। ये निर्वात वायु में था तभी यूज किए थे, है ना। जब किसी माध्यम में किया जाएगा तो देखिएगा के का वैल्यू जो होता है 1/4πε0 जो होता है निर्वात में होता है, यहाँ के लिए होता है निर्वात या वायु के लिए, लेकिन माध्यम के लिए के का वैल्यू 1/4πε0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। तो देखिएगा एक कट जाएगा, एक कटेगा, तो एफ ए बाई क्या बन जाएगा एफ एम, एफ ए बाई एफ एम, एफ ए बाई क्या होता है एफ एम हो जाएगा। क्लियर है? एफ ए बाई क्या बन जाएगा एफ एम हो जाएगा, एफ ए बाई एफ एम। तो हम कट कर एप्सिलॉन आर बाई हो जाएगा एप्सिलॉन ए, क्या बन जाएगा हम लोग का एप्सिलॉन आर बट्टा बन जाएगा एप्सिलॉन नट हो जाएगा। हम लोग का एप्सिलॉन आर बट्टा क्या बन जाएगा बाबू लोग एप्सिलॉन, इतना आया। ओके चलिए, अब अगर मान लिया जाए कि एसी को अगर हम क्या मान लें, एक कांस्टेंट अगर आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आर, या एसी को अगर मान ले एप्सिलॉन मान ले, क्या मान ले एप्सिलॉन, एप्सिलॉन अगर मान लिया जाए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, तो हम लोग का कंडीशन क्या बन जाएगा एप्सिलॉन आर बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल ए, इसलिए एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। ये आप लोग को पीछे प्रूफ लाए थे डायरेक्ट, ये प्रूफ कर दिए। ठीक है, क्लियर है? या इसको अगर हम एक और बात एप्सिलॉन आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से एक डिफिनेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर की परिभाषा, एप्सिलॉन आर की परिभाषा। तो एप्सिलॉन आर का परिभाषा बोलेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन एवं निर्वात, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को आपेक्षिक, आपेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको परावैद्युतांक के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे परावैद्युतांक के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। इसी को एप्सिलॉन आर को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, चलिए, या इकाहीन राशि है, इकाहीन राशि है, यह कैसी राशि है इकाहीन राशि। ठीक है, तो हमारा एक प्रूफ कर दिए कि इसको मान लिए एप्सिलॉन, या कहीं कहीं इसको के माना है तो उसे घबराइएगा मत, है ना, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी का अगर बात करते हैं नोट में, क्या छोड़ दिए हैं अब, तो यही हम लोग का क्या हो गया एप्सिलॉन आर को परिभाषित कर दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखिएगा, यहाँ टेबल बना दे रहे हैं दो ठो, यहाँ लिखिएगा एप्सिलॉन आर, चाहे इसको बोल सकते हैं परावैद्युतांक, यहाँ लिखे माध्यम, यहाँ लिखे परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, माध्यम लिखिए, एक मिनट, माध्यम, यहाँ परावैद्युतांक, याद रखिएगा माध्यमन वायु के लिए, वायु के लिए इसका मान 1 होता है, निर्वात में भी इसका मान कितना आता है 1 होता है, जल में इसका मान 80 होता है, धातु में अनंत होता है,
और फिफ्थली कुचालक, कुचालक में 5 होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो परावैद्युतांक हर माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। वायु और निर्वात के लिए 1-1 होगा, जल के लिए परावैद्युतांक 80 होगा, धातु के लिए अनंत होगा, कुचालक के लिए 5 होगा। ओके, चलिए, तो ये हम लोग का कूलम, लेकिन ये आप लोग का मेन नहीं है। मेन आप लोग का के वैल्यू को याद रखना है कि के क्या होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर खाली ये याद रखना है, परिभाषा दिखा दे। ओके, कभी कभी परिभाषा पूछता है कि अपेक्षित परावैद्युतांक किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, कूलम के नियम के, कूलम के नियम, कूलम के नियम का सदिश स्वरूप, सदिश स्वरूप। ओके, तो देखिए कूलम के नियम का हम सदिश स्वरूप प्रमाणित करेंगे। तो लिखिए, माना कि Q1 और Q2, माना कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं, दो आवेश हैं जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है। एक का नाम यहाँ Q1 डाल दिए, यहाँ एक का नाम का डाल दिए Q2 डाल दिए, इसका Q2 है, यहाँ Q1 है। इसके बीच की दूरी हमारा क्या है, r है, इसके बीच की दूरी हमारा क्या है, r है। क्लियर है। चलिए, बीच की दूरी को हम क्या मान लिए, इसके बीच की दूरी को हम इसके r मान लिए, क्या मान लिए, r। ओके, अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक Q1 है। तो अगर Q1 बल लगाएगा तो इसके इधर चला जाएगा, सीधे चला जाएगा। तो Q1 वाले बल को ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए वाला, और इसके बल को इधर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, Q1 बल लगा रहे थे, Q1 वाले बल को हम लिख रहे हैं F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। देखिए, जो लगाएगा उसको बाद में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बाद में, ये बाद में, ठीक है। अच्छा, Q2 लगा रहा है ना, तो इसको कैसे इंडिकेट करें, F किस पर लगा रहा है, 1 पर, तो 1 2, देखिए लगता लिखना, 1 एक 1 किस पर लगा रहा है, 2 पर, तो 2 1, और 2 किस पर लगा रहा है, 1 पर, तो 1 2, ठीक है। चलिए, एक और बात कि इसके दिशा में R12 कैप और इसके दिशा में R21 कैप। ओके, ये फिगर अच्छा से बना लीजिएगा। तो लिखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे, अब Q1 के द्वारा, Q1 के कारण Q2 पर, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलम बल F21 वेक्टर है। तो F21 वेक्टर इक्वल, कूलम का नियम लोग क्या पढ़े हैं, Q1 Q2 पर अगर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ओके, समीकरण ध्यान रखिएगा, जिस पर लगाया जाता है Q1 किस पर, Q2 पर होता है, उसको पहले Q2 गुने का बन जाएगा Q1, समीकरण का हो जाएगा 1। और एक और बात लिखिएगा, R12 के, इसको समीकरण 1, जहां R12 के F21 वेक्टर के अनुदिश, F21 वेक्टर के अनुदिश एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। अच्छा, अब लिखिएगा यहाँ पर Q2 के कारण
Q2 के कारण Q1 पर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला कूलम बल F12 वेक्टर हो तो लिखिएगा F12 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 Q1 गुने Q2 बाई आर स्क्वायर R21 कैप। इसको समीकरण का मान लिया तो लिखिएगा जहाँ R12 कैप क्या टून था, जहाँ R21 कैप F12 वेक्टर के अनुदेश एकांक सदिश है। अब यहाँ लिखिए किंतु R12 कैप इक्वल माइनस R21 कैप। ठीक है, तब क्या लिखेंगे समीकरण 1 में R12 कैप का मान रखने पर रख रहे हैं तो समीकरण 1 F12 वेक्टर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 गुने Q1 बाई आर स्क्वायर और यहाँ R12 कैप है। ओके, F21 वेक्टर इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसको से याद रहे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस R21 कैप। इसको F21 वेक्टर इक्वल माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R21 कैप और F21 वेक्टर इक्वल माइनस F1 F12 यहाँ F12 यहाँ F12 और यहाँ लिखेंगे F21 वेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 से लिखिएगा कि अतः उपयुक्त कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों बल परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत है, इसलिए यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम का क्या करते हैं? पालन करता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, तृतीय नियम का पालन करता है। तो ध्यान दीजिए, एक कूलम के नियम का सदिश स्वरूप है और आता है कि कूलम के नियम का सदिश स्वरूप न्यूटन के गति के किस नियम का पालन करते हैं? तृतीय नियम का। क्यों? क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, अब बात रहा कि कूलम के नियम के सदिश रूप का क्यों व्यवस्था, आखिर क्यों लिया गया? तो ये बताया गया कि मान लेते कि हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश हमारे इस मार्कर को मान लीजिए, दूसरा आवेश इस मार्कर को मान लीजिए। अगर बोला जाएगा कि ए हाथ इस हाथ पर कितना बल लगाएगा और ए हाथ
इस हाथ पर कितना बल लगाएगा, तो उसको जानने के लिए ये बताया गया। ठीक है, तो उसको जानने में ये बताया गया कि मान लेते कि हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों आवेश को r दूरी पर रखा गया है, वायु में रखा गया, क्या रखा, वायु में रखा गया है। तो ये बताया गया है कि जितना बल ए इस पर लगाएगा उतना ही बल ए भी इस पर लगाएगा। ठीक है, बस अंतर यही है कि दोनों का परिणाम बराबर होगा पर दिशाएं विपरीत होगा। ए इधर जा रहा है, हाथ इधर जा रहा है। तो ये बोला गया आता है डायरेक्ट कि कूलम के नियम का सदिश स्वरूप न्यूटन के गति के किस नियम का पालन करता है। तो ये बोलिएगा कि कूलम के नियम का जो सदिश स्वरूप होता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको सिद्ध किए हैं कि माना कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो वायु के निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। Q1 Q2 दो आवेश हैं, जो ब्लैक वाला है यहाँ पर देख लीजिए, ब्लैक वाला है Q1 Q2 दो हमारा आवेश है, कितना दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर Q1 अगर Q2 पर बल लगाएगा, मान लिया सपोज है कि जब दो आवेश थे, आम बात है कि ए इस पर बल लगाएगा, इस पर बल लगाएगा। लिखने का तरीका कि अगर Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो इस बल का नाम F21, मतलब देखिए 1 किस पर लगाएगा, 2 पर, जिस पर लगाएगा वो लिखेंगे किस पर, 2 पर, तो 2 लिख दिए। 2 किस पर लगाएगा, 1 पर, तो 1 2 लिखे। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलम बल F21 वेक्टर है, तो F21 वेक्टर बराबर कूलम का नियम पढ़े है ना, 1/4 जिस पर बल लगाएगा उस आवेश को पहले लिखते थे, Q2 गुने Q1/r², यहाँ r12 कैप, जहाँ r12 कैप है ना F12 वेक्टर के अनुदिश एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब ये होता है कि उसकी दिशा को बता रहा है कि हमारा बल इधर लगेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर हो, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ लिखें। अब देखिए अब जब ये मात्रक सदिश है तो मात्रक सदिश किसे कहते हो, ऐसे सदिश जिसका परिणाम लेने पर उसका मान 1 हो जाए। तो जब मात्रक सदिश होगा तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसका मान कितना होगा, 1। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन इनकी दिशाएं क्या हो जाएगी, विपरीत होगी। दोनों आपस में बराबर क्यों लिखे हैं कि दोनों इकाई सदिश है। इकाई या एकांक बात एक ही है। तो एकांक सदिश उससे कहते हैं कि जिसका परिणाम लेने पर उसका मान अगर 1 आ जाता है तो ऐसे सदिश को हम लोग एकांक सदिश के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो वही लिखेंगे r12 कैप इक्वल माइनस r21 कैप, या एक बार आपके पास था r21 कैप इक्वल माइनस r12 कैप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों जब दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर होगा ही, लेकिन दिशाएं तो विपरीत होगा ना बाबू। सदिश तो उसे कहते हैं, सदिश का मेन बात ही वैसे वह राशि जिसमें परिणाम दिशा दोनों होता है, जिसका परिमाण भी हो और दिशा भी हो, दोनों हो, तो उस राशि को हम सदिश बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सदिश में कौन सदिश है, एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण लेने पर उसका मान अगर 1 आ जाता है तो ऐसे सदिश को हम लोग एकांक सदिश के नाम से क्या करके जानते हैं। तो समीकरण 1 में r12 कैप का मान रखने पर जब मान रखेंगे, देखिए समीकरण 1 को उतार दिए हैं, r12 कैप का मान क्या है, माइनस r21 कैप, माइनस आगे निकाल दिए हैं, और ये वैल्यू ध्यान है इतना का जो वैल्यू हम लोग का आया है वो इसके बराबर है। देखिए ये पूरा वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि F12 वेक्टर इक्वल माइनस F21 वेक्टर, अतः उपयुक्त कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों बल परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत है, इसलिए यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो कोई पूछेगा कि कूलम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है, तो ये बोलिएगा कि कूलम के नियम का सदिश स्वरूप जो होता है यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। ओके, तो एक कूलम के नियम का सदिश स्वरूप है। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे विद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। विद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत, विद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। विद्युत आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। विद्युत आवेशों का अध्यारोपण विद्युत आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है, विद्युत आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। ओके, तो इसका परिभाषा है किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर अलग अलग
किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर, किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर विभिन्न प्रकार के आवेशों के कारण, आवेशों के कारण विभिन्न प्रकार, किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर विभिन्न प्रकार के आवेशों के कारण लगने वाले लगने वाले लगने वाले लगने वाले विभिन्न प्रकार के विद्युत बलों विद्युत बलों विद्युत बलों के सदिश योग को, विद्युत बलों के सदिश योग को, सदिश योग को विद्युत विद्युत बलों का विद्युत बलों का विद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। देखिए मान लेते डायग्राम है, ओके, मान लेते आप मूल बिंदु है,